मिलने का मौका मिला। और आज आज अपना जहाज कहाँ जाएगा? आज चलेंगे यूरोप। तैयार है सब? ज्योग्राफी के अखाड़े में आपका स्वागत। और ज्योग्राफी को एक नेक्स्ट लेवल पे ले जाने में आपका स्वागत। डेट भी कंफर्म हो गई, मुझे भी सब दिखाई दे रहा है। आप सबके डाउट्स भी मिले मुझे, और मोस्टली मुझे ये दिखाई दे रहा है कि चीज़ें क्लियर हो रही हैं। बट जैसा कि मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये प्रारंभ है, और प्रारंभ में ऐसा लगता है कि हम भूगोल के एक बेसिक समझ ला पा रहे हैं। बेसिक समझ के साथ साथ हम उन्हें किस प्रकार से यूपीएससी के प्रश्नों से जोड़ेंगे, स्टेट पीसीएस के प्रश्नों से जोड़ेंगे, वो सारी चीजें इसके बाद अगले क्रम में आती चली जाएंगी। ठीक है? तो ऑस्ट्रेलिया के पश्चिम में ज्यादा झील होने के क्या कारण है? ऐसा तो कुछ नहीं है ऑस्ट्रेलिया के पश्चिम में ज्यादा झीलें। ऑस्ट्रेलिया तो वैसे ही शुष्क है। ऑस्ट्रेलिया तो वैसे ही शुष्क है, तो ऐसा कोई कारण नहीं है कि ऑस्ट्रेलिया के पश्चिम में बहुत सारी झीलें हैं। हाँ, ये जरूर है कि वहां पर जो मरुस्थली क्षेत्र है, मरुस्थली क्षेत्र में कुछ जगह पर भूजल होने के कारण जो थोड़ी बहुत झीलें दिख रही हैं, वो दिख रही हैं। समझ में आ गया? अगर देखा जाए तो सबसे शुष्क महाद्वीप में ऑस्ट्रेलिया गिना जाता है, और यहाँ पर सतही प्रवाह जो है और जलाशय बहुत कम है। तो जो गिने चुने हैं उन्हीं का नाम ले लिया जाता है। ठीक है सभी लोग? आशा है ऑडियो और वीडियो दोनों ही ठीक चल रहा होगा। ठीक है, चलिए। और हमने इसी के साथ कुछ और सिद्धांत भी किए हैं, जैसा कि हम सिलेबस से चल रहे हैं। सिलेबस है विश्व के भौतिक भूगोल की मुख्य जो भी कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टीज, तो मुख्य जितनी भी चीजें हैं उसके बारे में। तो हमने थोड़ा बहुत प्रारंभ में ऐसी बातें की कि हमने थोड़ा स्थल आकृति को समझा। पृथ्वी की सतह पर जो स्थल आकृति है उसको हमने सिद्धांतों में ना जाकर उसे हमने वहां जाकर सीखा। तो मैं आप सभी लोगों से कहना चाहता हूँ, एक तरीका तो ये है, और जिसमें मैं अक्सर बात करता हूँ अपने मित्रों से, अपने परिवारगण से और बहुत से लोगों से, कि स्कूलों में जब हम पढ़ते थे तो हमें बहुत सारी चीजों की परिभाषाएं बताते रहते थे। इतिहास की परिभाषा ये, भूगोल की परिभाषा ये, अर्थव्यवस्था की परिभाषा ये, और फिर हम उन शब्दों को तोड़ते रहते थे, उन शब्दों से तोड़ के जोड़ के, और बहुत सारी थ्योरी चलती थी। लेकिन वास्तविकता में, और खासकर जिन लोगों ने तकनीकी शिक्षा हासिल की है, वास्तविकता में जो हम स्कूलों में और कॉलेजों में पढ़ते थे, जब हम इंडस्ट्री में आते हैं और जब वास्तविकता में आते हैं तो वो काम नहीं करते दिखाई देते। वैसा होता नहीं। किताबों में चीजें आसान लगती हैं, लेकिन वास्तविकता से वो कहीं दूर होता है। तो ये जो शैली है विश्व भूगोल की, कि हम इसमें पहले वास्तविकता में जाते हैं, पहले हम विश्व में पहुंच जाते हैं, और फिर ढूंढते हैं यहाँ कौन सा सिद्धांत लगा होगा, कौन से सिद्धांत की वजह से यहाँ पर उच्चावच है, ऊंचाई है, पर्वत है, पहाड़ है, मैदान है, क्यों यहाँ पर सतही जल बह रहा है, क्यों यहाँ पर भूजल बह रहा है। तो मेरे ख्याल से मैंने स्थल मंडल आपके साथ किया है, कुछ वायुमंडल के भी सिद्धांत दिए हैं और जल मंडल के भी सिद्धांत दिए हैं। आपको झीलें कैसे बनती हैं, झीलों के बारे में पता है, कुछ पठार के तरीके भी पता है। ये भौतिक भूगोल के क्षेत्र हैं जहां हम और सैद्धांतिक होते हैं। लेकिन मुझे लगता है कि जब हमने विश्व को एक बार देख लिया, यहाँ पे सारी चीजें हैं, तो उसके बाद सिद्धांतों को ग्रहण करना, अंडरस्टैंडिंग ऑफ द कॉन्सेप्ट्स बिकम वेरी वेरी इजी। तो इस आधार पे मैं अपनी क्लासेस लिया करता हूँ, कई वर्षों से लेता हूँ। और मुझे लगता है कि जब स्टूडेंट्स की विषय से दोस्ती हो जाती, जब विषय से दोस्ती हो जाती है, तो उस विषय पे महारत हासिल करना बहुत आसान हो जाता है। तो मुझे आशा है कि आपकी धीरे धीरे भूगोल से दोस्ती होती जा रही होगी, ऐसा लग रहा है मुझे। ठीक है? और अगर नहीं हुई है तो प्रारंभ कर दीजिए। मजेदार विषय। और सबसे अच्छी बात भूगोल की यह है, इसमें भूगोल में यदि आपका कोई बैकग्राउंड भी नहीं है, स्कूलों में अक्सर ऐसा होता है कि छात्रगण जो है 8वीं या 10वीं तक भूगोल पढ़ते हैं, उसके बाद छोड़ देते हैं। तो ऐसा नहीं है कि इसमें आपको कोई महारत हासिल है, आप 11वीं 12वीं में पढ़े हैं या ग्रेजुएट पढ़े हैं। विज्ञान का छात्र, कलाओं का छात्र, कॉमर्स का छात्र, कोई भी इस विषय को ले सकता है। आपके पास क्या होनी चाहिए? थोड़ा सा कौतूहल होना चाहिए, थोड़ी क्यूरियोसिटी होनी चाहिए, और थोड़ा सा लॉजिक, जो मुझे लगता है कि भगवान ने सभी को दिया है। तो यदि आप वो लॉजिक करें तो काफी कुछ हो जाएगा। आज का सिद्धांत मैं आप लोगों को, एक एक चीज मैंने नहीं ली है, कारण था कि मैं उसके लिए यूरोप का इंतजार कर रहा था। उस चीज पर बहुत अच्छा विकास यूरोप में हुआ है, वो है नदियां। भारत में नदियां हैं, भारत
वर्ष जो है बहुत बड़ी-बड़ी नदियों का प्रवाह देखता है और बहुत बड़ा वरदान है भारत के पास, इस तरह की हमारे पास नदियाँ हैं। लेकिन नदियों का जो रख-रखाव है और नदियों से जो हम अर्जित कर सकते थे वो कहीं पे बहुत, बहुत ज़्यादा शून्य की तरफ है, नगण्य की तरफ है। मुझे लगता है कि उसकी गणना अभी शुरू ही नहीं हुई। हमारी नदियों में तो हम लॉन्च ही नहीं हुए। नदियाँ मतलब प्रकृति की देन है और हम उसका दोहन करे जा रहे हैं। लेकिन उन 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 जो हमें वरदान मिला है उसको सहेज के रखना और उसे एक अगले स्तर पे ले जाना और उससे सब कुछ संभव कर पाना, ये मुझे लगता है कि अभी भारतवर्ष में और न केवल भारतवर्ष में, विकासशील देशों में नहीं हुआ है। तो अभी जो हम बात कर रहे थे मुख्यतः विकासशील देशों की बात हो रही थी, हम दक्षिण अमेरिका की बात कर रहे थे, फिर हम अफ्रीका की बात कर रहे थे, विकासशील थे, तो यहाँ नदियों का बहुत ज्यादा काम नहीं हुआ है। फिर हम पहुंचे ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया में जैसा मैंने आपको बताया बहुत नदियां हैं नहीं, बहुत जल नहीं है। तो मैं इंतजार कर रहा था यूरोप का, अब यूरोप आ गया, तो आज नदियों के बारे में जानना चाहेंगे? चलेगा? सर मेरी 3 क्लास मिस हो गई हैं, तो क्या आज से लाइव कर सकता हूँ? देखिए, क्लास को बीच में लेना एक समस्या है और इसके कई सिद्धांत हैं, जैसा कि मेरी क्लासेस हैं वो जुड़ी हुई हैं। लेकिन क्योंकि आज मैं एक नया महाद्वीप पढ़ा रहा हूँ, तो वो संभव है कि आप वो कर सकें। चलिए, आज चुनौती का स्तर किस लिए है जो मुझे चुनौती दिखाई दे रही है? आज मुझे एक चुनौती दिखाई दे रही है। आज आपकी पहली बार ड्राइंग टेस्ट हो। आज आप सभी की ड्राइंग पहली बार टेस्ट होगी। तैयार हैं ड्राइंग के लिए? फिर अब तो हमें ड्राइंग आ गई है। ड्राइंग आ गई कि नहीं आ गई? अभिमन्यु बता रहे हैं अपना कुछ इन्होंने ऑप्शनल खोला है बच्चों। ये बता रहे हैं कि ये ऑप्शनल पढ़ाते हैं। अरे अभिमन्यु सर, आप कैसे आना हुआ सर? प्रचार के लिए आए थे? ओहो। चलिए, कोई नहीं। कभी कभी चैट देखते रहना चाहिए, कौन कौन आ रहे हैं, किस प्रकार के वर्ग आ रहे हैं। कई छात्र आते हैं, कई छात्राएं आती हैं, कई शिक्षक भी आ जाते हैं। तो अच्छी बात है, सबको अलग अलग शैली सीखनी चाहिए। तो थोड़ा सा ड्राइंग का आज टेस्ट होने वाला है। तो ड्राइंग में तो हमने आसान कर दिया ना सब, लेकिन ये वाला मुझे थोड़ा सा कठिन लगता है। पहली बार मैं आपके ड्राइंग में कुछ चीजें बनवाने वाला हूं, तो मेरे साथ हैं सब लोग? ठीक है, चलिए देखते हैं। तो फ्रेश पेज ले लेंगे, देखें कैसे बनाया जाए। ठीक है, यूरोप बनाना एक चुनौती, और यूरोप बना लिया फिर तो कुछ नहीं बचा भाई। कॉपी है, इस कॉपी को ऐसे रहने दे, इसे घुमाएंगे नहीं, आज ऐसे रहने दे। और कॉपी के निचले हिस्से पर, 1/3 हिस्से पर ये रेखा खींच दे। खींच दी सभी लोगों ने? 1/3 हिस्से पर सभी लोग एकदम निर्देश पालन करते जाएंगे और निश्चित रूप से बहुत जल्दी आपको ये बनाने का अवसर मिल जाएगा। सभी लोगों ने बना दिया? 1/3 पेज हम खाली छोड़ रहे हैं, हमने कॉपी को घुमाया नहीं है। ये पोर्ट्रेट में ही रहेगी, लैंडस्केप नहीं करेंगे, ऐसे ही रखेंगे अपनी कॉपी को, हम ऐसे ही रखने वाले। जल्दी से। और आपको मुझे बताना है कि ये मैंने क्या बनाया। आपको मुझे बताना है कि ये मैंने क्या बनाया है। ये मैंने क्या बनाया है, जल्दी से बताइए क्या बनाया मैंने। सर आपने बनाया है अफ्रीका का उत्तरी हिस्सा। बहुत अच्छी बात है, जल्दी से बना दीजिए, जल्दी से बना दीजिए, क्योंकि इसके ऊपर यूरोप लगेगा अभी। जल्दी से लगा देंगे इसको। अब कोई चैट नहीं करेगा, अब कोई चैट नहीं चाहिए मुझे। आज चुनौती का दिन है, आज वाला अगर बना लिया तो सब बना लेंगे सभी लोग। मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि कई छात्र जो हैं यहाँ पर थोड़ा सा हड़बड़ाते हैं, तो मैं नहीं चाहता हूँ। अफ्रीका बना लीजिए। अब और कुछ नहीं लिखना है मुझे। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, एक टिक मार्क बने। ऐसा होता है ना, जब आपके उत्तर सही होते हैं तो टिक मार्क, एक टिक मार्क बना दीजिए। बना दिया सब लोगों ने? टिक मार्क, सही का निशान, सही का निशान बना दिया। सही का निशान, ये टिक मार्क किस जूता कंपनी का लोगो है? अगर आपको कोई याद हो, कोई जूता कंपनी जिसका लोगो ऐसा है। नाइकी नाम की एक जूता कंपनी है,
उसका लोगो ऐसा है। तो इसके साथ अब हम जूता बनाएंगे। जूता, जूता किसका? वो जो महिलाएं लॉन्ग बूट पहनती ना, लेडीज हाई हील बूट। सर मैंने कभी नहीं पहना। कोई बात नहीं, तुमने पहना नहीं होगा, महिलाएं पहनती हैं। और कुछ ने ये जूता देखा होगा, कुछ ने ये जूता खाया भी होगा। ऐसा होता है जूता। बना दीजिए जूता, जरा जल्दी से बना दीजिए जूता। किसी ने जूता देखा होगा, किसी ने खाया होगा। लेडीज हाई हील बूट, बूट है ये, बूट कहलाता है। ठीक है, बूट बन गया या नहीं बन गया? जल्दी से यहां तक पहुंच जाइए। मैंने कहा अभी तक की ड्राइंग्स जो हैं सब आसान नहीं है, लेकिन अब की ड्राइंग में थोड़ा सा आपका टेस्ट होने वाला है। तैयार हैं सभी लोग? विश्व का मानचित्र भी थोड़ी देर में निकलवाऊंगा, अभी इतना रखेंगे। ठीक है, अब आ गए हम इस तरह से। एक ए लेंगे इस तरह से, इसके पैरेलल एक और बना दीजिए। दो बनाने, एक तरह का प्रायद्वीप बनाना है। बना दिया? प्रायद्वीप बनाया या नहीं बनाया? बंद कर। एक प्रायद्वीप ये, एक प्रायद्वीप ये, एक प्रायद्वीप ये कौन सा सागर है? ये कौन सा सागर है बच्चों? भूमध्य सागर। ये क्या है? भूमध्य सागर। यहां तक बन गया सब लोगों का। पहले टिक मार्क मारना है, फिर जूता बना देना है, फिर एक प्रायद्वीप। प्रायद्वीप क्या होता है? तीन तरफ पानी से घिरा हुआ, फिर ऐसे खुला छोड़ देना और ये बन गया। ये पहला ड्राइंग का काम था, इतना हमने कर लिया। अब मैं और आगे बढ़ता हूं। सभी लोग ध्यान दीजिएगा, सभी लोग ध्यान दीजिएगा, सब लोग ध्यान देंगे। पहले मुझे देखना है, उसके आगे बढ़ना है। अभी बनाना शुरू नहीं करेंगे। यहां पर मैं एक सीधी रेखा ऊपर ले जा रहा हूं, और फिर अंग्रेजी का शब्द है जे। जे से जय, अंग्रेजी का लेटर है जे, तो मैंने एक जे बना दिया। जल्दी से कर दीजिए, एक सीधी रेखा और जे। जल्दी से एक सीधी रेखा और जे बना देंगे। जे के बाद बच्चों मैंने इसको एक चोटी बना दिया, एक चोटी बना दिया, और इस तरह से ये इस कोण पे जाकर यहां पर एक और चोटी। सभी लोग मेरे साथ। पहला कदम क्या था? एक टिक मार्क मारा, टिक मार्क मारा, उसके बाद जूता बनाया, फिर एक प्रायद्वीप बनाया। और ये चोटी क्या है? चोटी भी तो एक प्रायद्वीप है। 4 5 प्रायद्वीप हो गए। अच्छा, हिंदी भाषा में, हिंदी भाषा में अक्षर है ऊ, ओम वाला। ओम देखा है आपने? ओम ऐसा देखा है? ओम होता है 3 नंबर भी ऐसे लिखा जाता है ना? घबराना नहीं है, विश्वास रखो, हो जाएगा। कुछ लोगों को ऐसा लग रहा है अरे यार ये बहुत कठिन हो रहा है। यहां पर क्या करेंगे? एक ऊ बना देंगे। बना दिया? ऊ बना देंगे, जोड़ देंगे। यूरोप बनने को बस तैयार है। बन गया यहां तक? अच्छा, समझिए, सभी लोग समझिए कि जहां 5 नंबर लिखा है, ये एक गाजर है, ये एक गाजर है। इस गाजर को एक सांप या छिपकली खाना चाहती है। ध्यान दीजिएगा, अभी बनाएंगे नहीं। गाजर है जिसको सांप या छिपकली खाना चाहती है। सांप या छिपकली का मुंह है, ये उसकी पूंछ है। कर दीजिए जरा, जल्दी से कर देंगे। हो गया, मुबारक हो, यूरोप बना लिया आपने। बन गया यूरोप। क्या बात कर रहे हैं सर, यही है, यही है यूरोप। सर ये तो कंप्लीट नहीं है। हाँ कंप्लीट नहीं है, बिल्कुल कंप्लीट नहीं है। ये एशिया है, ये एशिया है, और ये यूरोप है। और यहां पर अगर थोड़ी भी आपके दिल में ब्रिटेन के लिए इज्जत है, तो ये समोसा बना दीजिए, ये ब्रिटेन हो जाता है। और यहां पर एक द्वीप बना दीजिए, इसको आइसलैंड कहते हैं। आइसलैंड ये है। जल्दी से जरा आप विश्व का मानचित्र खोलेंगे, विश्व का मानचित्र खोलिएगा। मुझे बहुत डर लग रहा था कि आप नहीं बना पाएंगे। क्या आप बना पाए?
जितने लोग बना पाए हैं वो वाव लिख देंगे, भाई बन गया, मुझे भी उम्मीद नहीं थी। और जिनसे नहीं हुआ वो आह लिख देंगे। नहीं, वाव नहीं लिखते, वाह और आह चल रहा है ना अपना। एक वाह लिख देंगे और एक आह लिख देंगे। ठीक है, आपको अपना मानचित्र देखकर कैसा लगा? यहां पर लिख रहा हूं ए, यहां पर लिख रहा हूं आह, किसी कारण से लिख, वाह आ रहा है भाई, सबका वाह आ रहा है। ऐसा मत कहो यार, मुझे पूरी उम्मीद थी कि तुम लोग हाथ पर उंगली नहीं घुमा पाओगे। चलिए, कोई कह रहे हैं आज पहली बार लाइव क्लास में आया हूं या आई हूं, तो जो भी आपका नाम है, आपका स्वागत है, बहुत सारी शुभकामनाएं, बढ़िया से काम करो। पहली चीज, इसमें खुश नहीं हो जाना है, ये छोटी सी बात थी, इसमें और कुछ नहीं लगा। देखिए, चीजों को बस तोड़ना है, चीजों को तोड़ना है। एक टिक मार्क मारो, जूता मारो, जूते के बाद एक प्रायद्वीप मार दो। अब तो प्रायद्वीप मेरी क्लास समझ चुकी है, यहाँ एक छोड़ो और ये भी प्रायद्वीप। ठीक है, यहाँ क्या आ जाएगा? टर्की आ जाएगा, टर्की। टर्की, ये प्रश्न पूछा है, यूपीएससी ने प्रश्न पूछा है कि टर्की किन दो सागरों के बीच में है, तो ऊपर कौन सा सागर है बच्चों, बता दो, ऊपर कौन सा सागर है? ये है काला सागर, और ये क्या है? भूमध्य सागर। ऐसा है कि नहीं? ये प्रश्न यूपीएससी पूछ लेती है। अब जिसने चित्र बनाया उसे तो सब पता है, पता है कि नहीं पता है? तो वाह और आह में जहां फंसे हुए मुझे कोई दिक्कत नहीं है, बट हाँ ये जरूर होता है कि बहुत से छात्र ऐसे होते हैं कि यार मैं क्यों बनाऊं, क्यों बनाऊं। तो ये वाले प्रश्न कब बनेंगे? तभी बनेंगे ना जब हमारे पास एक सोच बनेगी, वो सोच विकसित होनी चाहिए। तो आसान था, टिक मार्क बनाया, जूता बनाया, जूते के साथ प्रायद्वीप बनाया, फिर एक और प्रायद्वीप बनाया, फिर एक और प्रायद्वीप, ये दो चोटी बना दी हमने। और ये ऊ थोड़ा सा यहाँ पे हाथ में घुमावाता है, अगर आप ये ऊ बना गए उसके बाद तो ये सांप का मुंह है और ये खत्म। समस्या है, समस्या क्या है? समस्या है कि साहब ये तो आपकी परिभाषा थी ही नहीं महाद्वीपों की। महाद्वीप क्या होता है? एक भूखंड जो चारों ओर जल से घिरा हो। ये तो तीन तरफ से जल से घिरा है, ये तो तीन तरफ से जल से घिरा है या नहीं है या नहीं है? ये तो गड़बड़ है, ये तो काफी गड़बड़ हो गई, ये तो काफी गड़बड़ हो गई। फिर हम इसे कैसे मान लें? हम इसे कैसे मान लें? ये महाद्वीप है, महाद्वीप होने लायक इसमें कोई लक्षण है या नहीं है? जल्दी से बताइए, महाद्वीप होने लायक इसमें कोई लक्षण है या नहीं है? महाद्वीप की परिभाषा तो ये नहीं मानता भाई। मैं भूगोल का शिक्षक हूं, मुझे मुझे बिल्कुल कुछ शर्म नहीं आती ये कहते हुए कि यूरोप एशिया का प्रायद्वीप है। मुझे तो ये भी लगता है, अगर एक भूगोल शिक्षक से पूछें या भूगोल में जिसकी रुचि है, वो बिल्कुल कहेगा कि ये एशिया है, ये महाद्वीप है, और इसका इस तरफ को पश्चिम में बढ़ता हुआ हिस्सा ये क्या कहलाता है? ये कहलाता है हमारा, ये क्या कहलाता है? ये कहलाता है हमारा यूरोप, और इसका प्रायद्वीप है। और क्या, ये तो इसका एक्सटेंशन है भाई, इससे ज्यादा तो नहीं हो सकता है, ये तो एक्सटेंशन है। मैं एक और चीज कहना चाहता हूं, यूरोप की परिभाषा अगर मुझे देनी हो, मैं कहूंगा प्रायद्वीपों का प्रायद्वीप, प्रायद्वीपों का प्रायद्वीप। पेनिनसुला, जो हिंदी और इंग्लिश में समस्या देख रहे हैं, पेनिनसुला ऑफ, पेनिनसुले, पेनिनसुला का बहुवाची जो होता है पेनिनसुले होता है या नहीं है? सर मैं कई बार ये सोच में था, लेकिन क्या करें। तो पहली बात तो ये है नहीं, प्रायद्वीपों का प्रायद्वीप कैसे? आप देख सकते हैं, 1 2 3 4 5 6 7, ये सब क्या है? जल्दी से बताइए, सब क्या है? ये प्रायद्वीप नहीं है, ये जो
छिपकली का या सांप का मुंह है, ये तीन तरफ पानी से घिरा हुआ है। ये जो है ये तीन तरफ पानी से घिरा हुआ है कि नहीं घिरा हुआ? ये भी पानी से घिरा हुआ है। अब ये बता दीजिए पूरा का पूरा पानी से घिरा हुआ है कि नहीं घिरा हुआ है? अगर मैं इसको नीला रख लूं तो यहाँ तो सारा पानी है, पानी है कि नहीं? यहाँ पर भी पानी है, तीन भागों में पानी है। प्रायद्वीपों का प्रायद्वीप कितने हैं? प्रायद्वीपों का बताऊं आपको कौन कौन से प्रायद्वीप हैं? आप भी अपनी एटलस में चेक करिएगा। एक नंबर जो है, अगर मैं यहीं पर लिख सकूं ताकि मुझे क्रम में दिक्कत ना हो, एक नंबर को कहते हैं बाल्कन प्रायद्वीप। 2 नंबर को कहते हैं इटली का प्रायद्वीप, इटली, ठीक है। 3 नंबर को कहते हैं आइबेरिया, आइबेरिया। 4 नंबर को कहते हैं, जितने लोग अंग्रेजी में एक बहुत मशहूर गायिका हुई है ब्रिटनी स्पीयर, तो ब्रिटनी के नाम से ब्रिटनी का प्रायद्वीप। 5 नंबर बहुत मशहूर है, ये डेनमार्क देश है, इसको कहते हैं जूटलैंड का प्रायद्वीप, जूटलैंड का प्रायद्वीप। 6 नंबर आप में से कुछ लोग जानते होंगे, नॉर्वे, स्वीडन, इनको क्या कहा जाता है? इनको कहा जाता है स्कैंडिनेवियन देश। तो 6 में इसको कहते हैं स्कैंडिनेविया का प्रायद्वीप, स्कैंडिनेविया या स्कैंडिनेवियन प्रायद्वीप। और ये जो सांप की पूंछ है, ये रूस का हिस्सा है, इसको कहते हैं कोला प्रायद्वीप। जल्दी से देख के बताइए मुझे, अपनी एटलस में यूरोप का मानचित्र निकालेंगे, यूरोप का भौतिक मानचित्र। क्या समझ पाऊंगी या फिर पहली क्लास से शुरू करना है? कोई डाउट मत रखो, पहली क्लास से शुरू करना है। अगर तुम इस उम्मीद में आओ कि आज से समझ लूंगी, ना, पहली क्लास से। मैं कुछ उम्मीद ही नहीं रख रहा हूं। तभी जरा अपनी एटलस में भौतिक मानचित्र ढूंढेंगे। पहले तो फिजिकल मैप ऑफ यूरोप ढूंढेंगे, फिजिकल मैप पॉलिटिकल में नहीं मिलेगा, राजनीतिक में नहीं मिलेगा, फिजिकल ढूंढेंगे। फिजिकल में देखिए क्या इन प्रायद्वीप का ऐसे कुछ शब्द हैं जो मैंने लिखे। आइबेरिया दिखाई दे रहे हैं? जल्दी से ढूंढिए कितने लोगों को कुछ मिल रहा है। यूरोप में मुझे कोला लिखा हुआ दिखाई दे रहा है, पूंछ में तो कोला लिखा हुआ दिखाई दे रहा है, इसमें तो मुझे एटलस में दिखाई दे रहा है कोला लिखा हुआ है। अच्छा, इस पे भी स्कैंडिनेविया लिखा हुआ है, कितने लोगों को दिखाई दे रहा है? हाँ, दिखाई दे रहा है। अच्छा, यहाँ पर लिखा होगा, बीच में कुछ लिखा, आइबेरियन पेन। बहुत सारी चीजें ढूंढिए। आइबेरियन, IBERIN, हाँ सर दिख रहा है। पेन मतलब पेनिनसुला। एपेनाइन दिख रहा है, एपेनाइन, इटालियन पेन, एपेनाइन लिखा होगा कुछ इसमें, जूते में एपेनाइन लिखा होगा, ठीक है। यहाँ हो सकता है बाल्कन ना लिखा हो, ये आंसर वाली एटलस में तो बाल्कन लिखा हुआ है, बाल्कन, ठीक है। जूते पे लिखा हुआ, यहाँ पे लिखा हुआ है गाजर पे जूटलैंड पेन। ये नहीं लिखते अक्सर लोग, ब्रिटनी पेन। मिल गए कि नहीं मिल गए? मिल गए, ठीक है। तब से कोई रो रहा है, ईस्ट में यूराल नदी है। क्यों रो रहे हो भाई? ऐसे मत रोने लगा करो। तो पहला सवाल ये आया कि यूरोप महाद्वीप नहीं होना चाहिए, परिभाषा की दृष्टि से यूरोप महाद्वीप नहीं होना चाहिए। पहला ये सवाल हो गया, ठीक है। तो पेनिनसुला की रेड पेन से नंबरिंग करें, तो इसको लाल रंग से नंबर करें, लाल से कर देते हैं यार। जो रंग कहोगे बेशर्म रंग मत करना, बस 6 और 7 चलेगा। लाल रंग बोला सर, लाले लाल कर दो, हम लाले लाल कर दिया। आओ बताइए मिला कि नहीं मिला? ये देखो, रिया गौतम कह रही है सर पेज ही नहीं मिला। रिया गौतम जी पहली क्लास से अटेंड कर लीजिए, आपको पता चल जाएगा पेज कैसे ढूंढते हैं, आपको पता चल जाएगा यूरोप कहाँ से ढूंढते हैं, ठीक है। रिया गौतम जी, वैसे शिक्षा विक्षा से कुछ लेना देना है कि नहीं? शिक्षा विक्षा से कुछ लेना देना है कि नहीं? कोई भी शिक्षा में कोई भी किताब लेंगे ना, उसमें पहले पेज पर लिखा होता है कंटेंट क्या होते हैं। ठीक है। तो जो नहीं मिला उसकी क्या दिक्कत है, जो मिल गया उसकी दिक्कत है। ये साबित हो जाता है कि नहीं, ये जो कथन है कि यूरोप प्रायद्वीपों का प्रायद्वीप है, क्या ये साबित हुआ या नहीं हुआ बच्चों? पेनिनसुला ऑफ पेनिनसुले हुआ या नहीं हुआ? बस इतना साबित करना था मुझे। दूसरी बात ये बात आती है, ब्रिटनी मैंने लिख दिया ना बच्चों, ये चोंच जो है, मैंने कई बार आपको कहा है अपनी एटलस में कलम से लिख दिया करो,
ये जो चोंच बन रही है ना, चोंच तो बहुत क्लियर बन रही, तो वो कर देना। ठीक है, सभी लोग मेरे साथ। चलिए, अब सवाल ये आता है कि फिर इसकी सीमा क्या है, इसका सीमांकन किया जाए, करें सीमांकन। तो बच्चों, इसकी सीमा है यूरोप, यूरोप और एशिया को एक पर्वत विभाजित करता है। इस पर्वत का नाम है यूराल, यूराल पर्वत। यूराल पर्वत से बहती है एक नदी, इस नदी का नाम है रिवर यूराल, यूराल नदी। और ये नदी आकर गिर जाती है, ये नदी आकर गिर जाती है एक सागर में। इस सागर का नाम क्या है? इस सागर का नाम है कैस्पियन सागर, कैस्पियन। विश्व की सबसे बड़ी क्षारीय या सॉल्टी लेक, नमकीन झील। सागर भी है, लैंडलॉक्ड भी है, थलबद्ध भी है। और यहाँ पे अभी रह गया बाउंड्री, ये बाउंड्री भैया लगाए देते हैं। कौन से पर्वत हैं ये, कौन से पर्वत हैं ये, तो बताएगा ये कौन से पर्वत हैं? इन पर्वतों का क्या नाम है? ये वाले जल्दी से ढूंढ के बताइए। यूराल मैंने बता दिया, नदी बता दी, ये बता दिया, इन दोनों के बीच के पर्वत, पर्वतों का नाम। कैस्पियन और ब्लैक सी में कौन से पर्वत हैं, जल्दी से बताइए, भौतिक मानचित्र में हो जाएगा। बहुत अच्छी बात है, कॉकस, कॉकस पर्वत श्रृंखला, EAU। पहला तो ये जरूरी था कि भाई यूरोप और एशिया को विभाजित करो, विभाजित कर दिए हैं। सीमांकन क्या हुआ? एक पर्वत श्रृंखला है, पर्वत श्रृंखला से नदी बहती है, पर्वत श्रृंखला का नाम यूराल, पर्वत श्रृंखला से जो नदी बहती है वो यूराल, यूराल के बाद कैस्पियन सागर, कैस्पियन सागर के बाद कॉकस पर्वत, उसके बाद काला सागर, काला सागर। और ये जुड़े हुए हैं, एक यहाँ पर स्थल संधि है जिसके बीच में ये जा रहा है, और यहाँ पर हम निकल कर आते। ठीक है, सभी लोग मेरे साथ। अब जब हमने इस तरह का बाउंड्री भी कर लिया, सीमांकन भी कर लिया, तब भी तो यूरोप नहीं है महाद्वीप। होना चाहिए नहीं होना चाहिए, होना चाहिए नहीं होना चाहिए, होना चाहिए नहीं होना चाहिए। हाँ, यहाँ पे स्ट्रेट है, स्ट्रेट की भी चिंता नहीं करना, ये कनेक्टेड है, यहाँ से अभी कराऊंगा, स्ट्रेट भी कराऊंगा, स्ट्रेट भी कराने वाला। यहाँ तक क्लियर सभी लोग? सभी लोग मेरे साथ। अब सवाल ये आ रहा है कि ये क्यों, सवाल ये आ रहा है कि क्यों। तो अब कोई छात्र कह रहा है सर इस स्क्रीन का कलर बदल दीजिए। ठीक है, स्क्रीन का कलर बदल दीजिए, तो ग्रीन कर दीजिए। मैंने थोड़ा सा ग्रे किया हुआ है ना, तब थोड़ा कलर डार्क कर दीजिए, प्रीतम कह रहे हैं। अब प्रीतम के कहने से डार्क मैं करूंगा, करूंगा या नहीं करूंगा, करूंगा या नहीं करूंगा, मेरी मर्जी। मास्टर जी की मर्जी हो रही है कि नहीं हो रही? मास्टर जी की मर्जी क्यों चल रही है? मास्टर जी की मर्जी इसलिए चल रही है क्योंकि इस क्लास को का जो मैनेजमेंट चल रहा है, जो क्लास कंडक्ट हो रही है, वो मास्टर जी कर रहे हैं। कंट्रोलर कौन है इस क्लास का? इस क्लास पे नियंत्रण किसका है? मेरा है, मेरा नियंत्रण है। तो माई कंट्रोल माई रूल। आप इसे कह सकते हैं सर ये तो जाती है, ये तो बिल्कुल जाती कर रहे हैं सर, आप ये जबरदस्ती कर रहे हैं। भाई मुझे ये ज्यादा बेहतर लगता है, मैं ऐसे कर रहा हूं। ठीक है, ठीक यही कारण है यूरोप एक महाद्वीप है। मतलब यूरोप केवल जिसकी लाठी उसकी भैंस की वजह से महाद्वीप। यूरोपीय मूल के लोगों का, यूरोपीय मूल के लोगों का पूरे विश्व पर औपनिवेशिक काल में, कॉलोनियल टाइम में पूरा का पूरा एकाधिकार था। तो जब उन्होंने ये वर्गीकरण किया, जब उन्होंने ये वर्गीकरण किया, उन्होंने कहा भाई देखो, परिभाषा से जो भी आता हो, हम तो यही हैं, हम तो महाद्वीप ही रहेंगे। समझ में आया नहीं आया? समझ में आया? इसको अंग्रेजी में क्या कहते हैं? अंग्रेजी में इसके लिए एक शब्द भी है, 1970 के दशक में ये शब्द बहुत ज्यादा प्रचलित हुआ। इसको कहा जाता है, किसी को पता है शब्द मैं क्या लिखने वाला हूं? यूरोसेंट्रिसिटी। ये सब चीजों में यूरोप को केंद्र में रख के देखना, सारी सोच में यूरोप को केंद्र में रख के देखना,
यूरोप ही पूरे विश्व का केंद्र है। अगर ग्रीनविच रेखा भी निकालनी थी तो ग्रीनविच रेखा भी कहां से निकाली, यहां ब्रिटेन से लेकर गए और इसको लिख दिया 0 डिग्री। ये 0 डिग्री किसी भी महाद्वीप पर हो सकता था। ये अफ्रीका से तो निकल रहा है क्योंकि यूरोप को टच करता है, लेकिन क्या ये इसके केंद्र में भारत नहीं हो सकता था? बिल्कुल हो सकता था। लेकिन इसे क्या कहा गया, जब मानचित्रों की संरचना हुई, जब इनका विभाजित करना शुरू किया उन्होंने, तो इसी तरह से किया। और ये सीधी रेखा जब मन करता खींच लेते हैं। अफ्रीका में खींची थी, ऑस्ट्रेलिया में आपको सीधी रेखाएं मिली कि नहीं मिली? ऑस्ट्रेलिया में भी आपने सीधी रेखाएं देखी कि नहीं देखी? ये कौन सी रेखाएं है सीधी रेखा? जो वहां का अक्षांश था उसे मान लिया और जो वहां का देशांतर था उसमें लाइन खींच दी। इनको कोई दिक्कत ही नहीं थी। जिसकी लाठी उसकी भैंस। यूरोसेंट्रिसिटी का मतलब कि पूरे विश्व के सारे हर एक निर्णय में केंद्र में कौन है? यूरोप है। हम सबसे अहम है। यूरोसेंट्रिसिटी जिसे कहते हैं ना कि मैं जब अपने बारे में सोचता हूं, अहम ब्रह्मास्मि, सिर्फ मैं ही मैं हूं, तुम नहीं हो कुछ, ये ऐसा कुछ इन्होंने किया। जबकि अहम ब्रह्मास्मि सिर्फ ये नहीं कहता कि सिर्फ मैं हूं और आप नहीं। अब देखेंगे हमारे विदेश मंत्री एस जयशंकर जी कई बार आजकल यूरोप को ये याद दिलाते हैं, यूरोप को और पाश्चात्य देशों को, वेस्टर्न कंट्रीज को ध्यान देना होगा कि दुनिया आपके लिए नहीं जीती है। सिर्फ आप ही के हित दुनिया के हित नहीं है। आपके हित आपके स्वार्थी हित हैं। उन्हें दुनिया का हित कहना बंद करिए। तो यूरोसेंट्रिसिटी का मतलब जो यूरोप ने सोचा वही दुनिया के लिए सही है। तो ये किस वजह से बन गया? जिसकी लाठी उसकी भैंस। सर क्या हम इसे हटा सकते हैं? हाँ, कल को हटा देना। कल को विश्व शक्ति तो हम ही बन रहे। कल को हम एक चैलेंज कर लेंगे, वैसे खुद ही बिखर जाएंगे। बिखर जाएंगे कि नहीं बिखर जाएंगे? वैसे मुझे लगता नहीं बिखरेंगे। इन्होंने बहुत बहुत दौलत लूटी है, बहुत दौलत लूटी है और अपने हित में बहुत आगे तक साजे हैं। समझ में आया? तो यूरोप वाले सबके पापा बन गए थे। अब पापा बने थे नहीं बने थे मुझे नहीं पता है, पर ये यूरोप है। आपको दिख रहा है प्रायद्वीप? सभी लोग चेक करना चाहे अपना डायग्राम। ये टिक मार्क दिख रहा है? और हमें तो डायग्राम ही नहीं बना था, मेरा तो आह चल रहा था। तो मैं एक बार फिर से आपके डायग्राम को सही करवा दूं। तो ये हमने क्या खींचा था? टिक मार्क खींचा था। फिर क्या बनाया था? जूता बनाया था। सचमुच का जूता, कहीं तुम मजाक कर रहे हो? जूते के आगे फुटबॉल भी है, ठीक है। उसके बाद क्या था? ये था। फिर हमने ये गैप दिया, फिर ये छोटी सी जल संधि है और फिर ये काला सागर। फिर हम यहां से आए, सीधी रेखा खींची और हमने जे बनाया। फिर ये एक चोटी, फिर ये एक चोटी, ये ऊ बनाया था आपने, और फिर ये ड्रैगन बनाया। बन गया कि नहीं बन गया? ये एक प्रायद्वीप था, 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 ये भी प्रायद्वीप, और ये जूता इटली का प्रायद्वीप। सबको मिल गए और आपको बहुत ही क्लियर दिख जाएगा यार ये तो एशिया की बस एक्सटेंशन है। स्ट्रिक्टली स्पीकिंग यूरोप इज नॉट अ कॉन्टिनेंट। अगर ध्यान से भौगोलिक दृष्टि से देखा जाए तो यूरोप एक कॉन्टिनेंट नहीं है। ये केवल एशिया का एक पश्चिमी फैलाव है और एक प्रायद्वीप। अलोंग द कोस्ट इट हैज मेनी इनलेट्स। आप देखेंगे कई जगह पानी घुस गया है, कई जगह पर पानी घुस गया है। बच्चों बता सकते हो पानी क्यों घुसा है? इतनी सारी खाड़ियां, आपको याद है बर्फ, बर्फ ये सब करवाती है। ये सारी चीजें बर्फ ने की है, सारा खेल वही है। आप देखेंगे 60 डिग्री अक्षांश के ऊपर जैसे जैसे हम जाते हैं तो बहुत खेल हुआ है और उससे बहुत सारे प्रायद्वीप बन गए हैं। और ये बहुत सारे प्रायद्वीप प्रायद्वीपों का प्रायद्वीप कहलाता है ये। अ लार्ज पार्ट लाइज इन द टेम्परेट। बच्चों कितने लोगों को याद है, मैंने आपको मटेरियल में दिया था कि उत्तर अमेरिका के अक्षांश और देशांतर, किसी ने पूछा भी था, किसी को याद है आज? सच में नहीं याद। और सच कहूं तो परीक्षा की दृष्टि से इंपॉर्टेंट भी नहीं, लेकिन मेरे सभी छात्रों को पता है उत्तर अमेरिका का मानचित्र। उन्हें पता है 30 डिग्री की रेखा कहां से जाती है, 60 डिग्री की रेखा कहां से जाती है। कोई भी कुछ भी पूछेगा बता सकते हैं कि नहीं? अब आपको पता है निम्न अक्षांश क्या है, मध्य अक्षांश क्या है, उच्च अक्षांश क्या है। समझ को विकसित करिए, समझ को विकसित करिए। फिर भी कुछ बच्चे कहेंगे सर ये आंकड़ा दे दो, तो आंकड़ा मैंने दे दिया है। मुझे पूरा क्लियर है कि आप में से कोई भी शायद ही इसको याद करेगा, और इसकी आवश्यकता भी नहीं कि भाई 10 डिग्री वेस्ट पूछ लिया। क्या पूछा? 10 डिग्री वेस्ट और 60 डिग्री ईस्ट। ये याद करना कोई ऐसी जरूरत बात नहीं है, लेकिन हो सकता है। हाँ, प्राइम मेरिडियन जो है, जीरो की रेखा जो है, वो निश्चित रूप से यहां से पास होती है, जो कि मैंने आपसे कहा इस तरफ पूर्व के अक्षांश है, इधर देशांतर है, उधर पश्चिम के देशांतर है। तो पश्चिम में 10 डिग्री और पूर्व में 60 डिग्री तक इसका फैलाव है। सभी लोग मेरे साथ? तो जिसको रटना हो रट लीजिए। वैसे मेरी तरफ से ज्यादा अहम है
कि प्रायद्वीप हैं। क्यों प्रायद्वीप हैं? अगर हम उन्हें समझ गए तो हमारा काम बन जाएगा। समझ में आया? और ये पहली बार नहीं ऐसा हुआ है जिसकी लाठी उसकी भैंस, जिसकी लाठी उसकी भैंस। मैं आपको बताना चाहता हूं कि मेडिवल एज जो थी, मेडिवल एज जो मध्यकालीन इतिहास है, मध्यकालीन इतिहास में हम देखते हैं कि एक तरह से इस्लाम अपना जन्म लेता है और इस्लाम का फैलाव होता है, और यूरोप की क्रिश्चियनिटी और पश्चिम एशिया और अफ्रीका के इस्लाम में एक टक्कर होती। तो जो इस्लामिक मानचित्र बने, जो इस्लामिक मानचित्र बने, कब बने? मध्यकालीन युग में, मेडिवल टाइम में ऐसे मानचित्र बने। इनमें एशिया को ऊपर रखा गया। सोचिए किसने मानचित्र बनाया है? एशिया को ऊपर रखा गया। मध्यकालीन मानचित्र, मेडिवल अरब मैप, अरब मैप इस तरह बनते थे। आप बताइए एशिया इधर होना चाहिए कि नहीं? एशिया इधर होना चाहिए। ये अफ्रीका है, ये अफ्रीका है, और ये यूरोपा है, यूरोपा। तो जो मैंने आपको बताया था कि पहले हमारे जो मानचित्र हुआ करते थे इस तरह हुआ करते थे कि ये यूरोपा, ये अफ्रीका और ये एशिया। अगर देखा जाए तो ये एशिया होना चाहिए, ये यूरोपा होना चाहिए, और ये अफ्रीका। जब खोज नहीं हुई थी दुनिया में, जब दुनिया में खोज नहीं हुई थी, केवल भूखंडों का पता था, जब तक अमेरिका और ये सब नहीं पता चले थे, तब केवल इतनी जानकारी थी। तो मानचित्र तो ये सही है क्योंकि इसमें कौन सी दिशा ऊपर है? उत्तर दिशा ऊपर है। लेकिन आप देखिए अरब मूल के लोगों ने क्या किया? एशिया को उत्तर में ले गए। क्यों? क्योंकि यहां पर है जेरूशलम। जेरूशलम जो उस समय सभी धर्मों के लिए, चाहे ईसाई धर्म हो, चाहे क्रिश्चियनिटी हो, चाहे जुडाइज्म हो, जो ज्यूज होते हैं यहूदी, उनके लिए भी वो है। तो उन्होंने कहा जहां से हमारी श्रद्धा है उसको हम उत्तर में रखेंगे। फिर कहूंगा जिसकी लाठी उसका भैंस, जिसका राज उसने वो किया। तो यूरोसेंट्रिज्म वो है जहां पे कभी कभी इसे पाश्चात्य सेंट्रिज्म भी कहा जाता है, कि पाश्चात्य वर्ल्ड अपने को केंद्र में रख के हमारे बारे में सोचता है कि भारत के लिए अच्छा ये होगा, भारत आप ऐसे प्रजातंत्र को ले जाइए, भारत आपकी हम यहाँ पर आलोचना करना चाहते हैं, आपने ऐसा क्यों किया, वैसा क्यों किया। अरे तुम अपना मामला देखो ना, है कि नहीं? वो गोल्डन बाल वाला डोनाल्ड ट्रंप क्या क्या कर रहा है, तुम उसको देखो, तुम हमें बता रहे हो। ब्रिटेन हमें क्यों बता रहे हो? तुम्हारा तो अपना स्कॉटलैंड कभी भी विभाजित होकर जाना चाहता है, तुम अपना संभाल लो, हमारी चिंता कर रहे हो। कब तक चिंता करोगे? और ये कब तक बताओगे कि तुम हमारी चिंता करते हो? तुमने हमारा बहुत दोहन किया, तुम और आगे करने वाले हो, बहुत हुआ। अगर कोई मेरा बेवकूफ बनाए तो वो बुरा है, पहली बार बेवकूफ कोई मेरा बनाएगा तो वो बुरा है, लेकिन जब दूसरी बार अगर वही इंसान मेरा बेवकूफ बना दे तब तो मैं सच में बेवकूफ, है या नहीं? तो अब हम क्यों आपको केंद्र में रखें जब भारत के हित हैं? उन्होंने कहा कि रूस से आप जो है पेट्रोल नहीं लोगे। अरे दुनिया की पेट्रोल की कीमत आप लोगों ने बढ़ा दी, उसके बाद कह रहे रूस से नहीं लोगे, रूस को बाइकआउट करोगे, और उसके बाद मुझे बोलोगे कि हवा में कार्बन डाइऑक्साइड भी नहीं निकालना। कैसे चलाऊंगा? कैसे चलाऊंगा? एक विकासशील देश हूं, उसके साथ इतनी बड़ी आबादी तुमने सोची नहीं होगी, जितनी आबादी उतनी हम सपने में पैदा कर देते, हम बोल बोल के पैदा कर देते। उसमें तो हम एकदम विराट कोहली टाइप बैटिंग कर रहे हैं, हम रुकते नहीं एक बार पिच पे आ जाएं तो बच्चे पैदा करने वाली पर, हम चौके और छक्के में ही बात करते हैं। और ये बेचारे ऐसे हो चुके हैं, जापान और ये यूरोप, ब्रिटेन, जर्मनी, इन बेचारों से पिच पे बैटिंग नहीं की जाती, इक्का दुक्का निकलता नहीं, हम छक्का पे चलते हैं। सोचिए, हमें बता रहा है इतनी आबादी के साथ ये मत खाइए, वो मत खाइए, प्रजा को ऐसे ध्यान रखिए, इंडस्ट्री ऐसे लगाइए, अंत में क्या होगा? दोहन मेरा ही करोगे। WTO में जाकर मुझी से लड़ाई करते हो। The exact scope of centrism varies from entire Western, और अक्सर ये देखा गया कि पाश्चात्य देशों ने ये किया है तो ये जोर जबरदस्ती पे मान लिया भाई। लेकिन भूगोल की दृष्टि से मैंने आपको क्लियर कर दिया, ये देखो यार, भूगोल में यूरोप महाद्वीप नहीं होना चाहिए, ठीक है? अब एक हमारी छात्रा हैं जो दुखी चल रही थी कि सर एटलस में पेज ही नहीं मिल रहा है, तो मैं उन छात्रा के लिए ना तो दुखी हूं ना कोई संवेदना है। 14 दिन हो गए हैं, और संवेदना क्यों नहीं है? संवेदना इसलिए नहीं है कि मुझे लगता है अगर आप घूम के देखें तो अपने जीवन का सबसे लंबा काल, अभी तक का सबसे लंबा काल तो आपने शिक्षा में ही कराया है। वो कौन सा छात्र होगा जिसको ये नहीं पता कि एक किताब की विषय वस्तु उसके पहले पेज पे मिल जाती है? तो अगर आप पहले पेज पर उसकी विषय वस्तु, कंटेंट पेज नहीं देख सकते तो मैं काहे की संवेदना रखूं यार? आप तो है ही नहीं इस परीक्षा में, आप तो परीक्षा के प्रति
ना तो सीरियस है, ना आपकी कोई निष्ठा है। तो मेरे पास बहुत सारे निष्ठावान बच्चे बैठे हैं जिन्हें कुछ बदलाव करना है, उनके लिए ज्यादा चिंतित हूँ। तो ये यहाँ का भौतिक मानचित्र है, बहुत सारी चीजें हैं, और ये राजनीतिक है। आप कोई भी महाद्वीप खोलेंगे, पहला एक भौतिक होता है और एक राजनीतिक होता है। मैं इसके अलावा किसी पेज पे जाता ही नहीं हूं, मैं तो इसी पे खेलता रहता हूँ। जल्दी से बताओ बच्चों, आइबेरियन प्रायद्वीप जो था, आइबेरियन प्रायद्वीप याद है? आइबेरियन प्रायद्वीप कितने देश हैं? जल्दी से देख के बताएंगे कितने देश हैं? 2 देश, पोर्चुगल और स्पेन। दिखाई दे रहा है? यहीं से दिखा रहा हूं, अपनी एटलस में टिक करते जाना। बल्कि मैं तो कहूंगा एटलस पे लिख लीजिए आइबेरिया। आइबेरियन लिखा हुआ है तो उसको रंग दीजिए आइबेरियन, ठीक है। यहां ब्रिटनी था, बहुत से लोगों को नहीं मिला, कोई बात नहीं। ये कौन सा देश है? फ्रांस देश। तो हमने 3 देश देख लिए, पोर्चुगल, स्पेन और फ्रांस। कितने लोगों को याद है पोर्चुगल और स्पेन से, पोर्चुगल और स्पेन से जो उपनिवेशिक ताकतें गई, उन्होंने लैटिन अमेरिका बनाया। ये दोनों देश वही लैटिन अमेरिका भाषाएं बोलते हैं, स्पेनिश और पोर्चुगीज। समझ में आया? ये लैटिन अमेरिका है। और ये क्या है? इन्होंने क्या बनाया? एंग्लो अमेरिका। समझ में आया? वो एंग्लो अमेरिका कौन था? अंग्रेजी बोलने वाले उत्तर अमेरिका के कनाडा और यूएसए, और वहां पर एक प्रांत बताया था क्यूबेक, ये एंग्लो वाले। तो ब्रिटेन, फ्रांस, पोर्चुगल, स्पेन, ये बड़ी उपनिवेशिक ताकतें। और यहीं पर एक छोटू भी है, एक छोटू भैया है, ये नीदरलैंड है। नीदरलैंड को आप डच के रूप में जानते हैं। डच मूल के लोगों ने भी बहुत सारा उपनिवेशिक वो की। और अगर आपको याद हो, तस्मानिया सागर याद है? एबल तस्मान के नाम पे वो डच उद्योगपति और नाविक थे। तो आपको बहुत जगह ब्रिटिश मिलेंगे, फ्रेंच मिलेंगे, पोर्चुगल और स्पेनिश मिलेंगे, और डच मिलेंगे। जर्मनी और बाकी चीजें थोड़े कम थे। समझ में आ गया? यहाँ तक क्लियर? जूते में तो आपने देख लिया, जूते में क्या है? जूते में इटली है। तो यहाँ पर एक देश हुआ करता था इस प्रायद्वीप पर, सभी लोग ध्यान दीजिए। इस प्रायद्वीप पर एक देश हुआ करता था, यूगोस्लाविया। यूगोस्लाविया वो टूट गया, बिखर गया, और उसकी जगह बहुत सारे देश बने। जल्दी से बताएंगे मुझे कितने लोग ये देश ढूंढ पा रहे हैं? यहाँ पर ग्रीस है। ग्रीस आपने सुना है? ग्रीस यूरोप की सबसे बीमार अर्थव्यवस्था चल रही है, ग्रीस ये है। और जितना भी हम सोचते हैं डेमोक्रेसी शब्द की उत्पत्ति ग्रीक शब्द से हुई, ग्रीस मतलब यूनान, ग्रीस मतलब यूनान, ये वो यूनान है जिसमें आप बहुत सारी चीजें देखते हैं। लेकिन ग्रीस के ऊपर एक देश हुआ करता था यूगोस्लाविया, जो विखंडित हो गया, टूट गया, टूट गया। और उससे क्या निकले? स्लोवेनिया, क्रोएशिया, बोस्निया हर्जिगोविना, अल्बेनिया और सर्बिया, मोंटेनिग्रो। दिखाई दे रहा है? इसी को हम बाल्कन कहते हैं, बाल्कन प्रायद्वीप। और ये भी बता देना चाहता हूं, अगर किसी देश का विभाजन हो जाए, किसी देश में एक आंतरिक कलह की वजह से या किसी और कारण से अगर वो टूट जाए, तो आजकल उसके लिए अंतरराष्ट्रीय संबंधों में एक टर्म आ गई है, उसको कहते हैं बाल्कनाइजेशन। बाल्कनाइजेशन, ठीक है? बाल्कनाइजेशन मतलब एक देश का खंडों में बट जाना। बाल्कनाइजेशन को संघ से, संघीय ढांचे से कंफ्यूज नहीं करना। इंडिया एक फेडरल कंट्री है। फेडरल में क्या है? केंद्र भी है और राज्य भी है। तो हमारे भी भारत में छोटी छोटी इकाइयां हैं जिन्हें हम राज्य कहते हैं, लेकिन वो सब भारत के अंदर आती हैं। भारत के अंदर आती हैं, तो ये विखंडन नहीं है। अगर भारत में एक नया राज्य बनेगा तो उसे बाल्कनाइजेशन नहीं कहा जाएगा, उसे बाल्कनाइजेशन नहीं कहा जाएगा। लेकिन अगर किसी देश का तोड़फोड़ हो गया, टूट गया और कई भागों में विभाजित हो गया, तो उसे बाल्कनाइजेशन कहेंगे। समझ में आया सबको? ठीक है, यहां तक क्लियर? तो ये कुछ पश्चिम वाले क्षेत्र हैं, ये पुराने पुराने देश हैं। जर्मनी यहाँ पर आ गया, चेकोस लोवाकिया यहाँ आ गया, युगोस्लाविया मैंने आपको बोला ये टूट चुका है, ऑस्ट्रिया, हंगरी। आपने ये सब नाम आपने विश्व इतिहास में पढ़े होंगे कि किस तरह से प्रथम विश्व युद्ध, द्वितीय विश्व युद्ध, उन सब में ये थे। जैसे जर्मनी द्वितीय विश्व युद्ध में पोलैंड में घुसा और द्वितीय विश्व युद्ध का आगाज वहां से होता है। इसे कहा जाता है वेस्टर्न यूरोप। बच्चों, इसे क्या कहा जाता है? पश्चिमी यूरोप। और ये जो ड्रैगन है और ये वाला क्षेत्र, इसको क्या कहा जाता है? कैंडिनेविया। कैंडिनेविया, ये सारी की सारी अगर मैं रेखा यहाँ से खींच दूं, इसे कहा जाता है वेस्टर्न यूरोप। और ये यूरोप का गरीब हिस्सा है।
ये गरीब हिस्सा है, इसको कहा जाता है ईस्टर्न यूरोप। समझ में आया? पहले चित्र देख लीजिए, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। ठीक है। तो वेस्टर्न यूरोप आप देखेंगे हर एक आर्थिक मामले में, सामाजिक मामले में, शिक्षा के मामले में, स्वास्थ्य के मामले में इनके पास बहुत धन है, बहुत धन है, बहुत से साधन है, बहुत से संसाधन है, ये सारी चीजें। और इसे ही यूरोसेंट्रिक कहा जाता है कि सारे शोध, सारे पेटेंट, सब कुछ यहीं पर होते हैं, तो इन्हें लगता है कि ये केंद्र में है और सारी नीतियां यहीं से होंगी। सभी को समझ में आया? ठीक है। तो अभी हमने क्या किया? पहला परिचय लिया है, देशों से परिचय लिया है, और देशों से परिचय लेने के बाद हमें क्या मिला कि ये एक महाद्वीप नहीं है, ये महाद्वीप नहीं है, ये प्रायद्वीपों का प्रायद्वीप है। इसमें बहुत सारे देश हैं, लेकिन उपनिवेशिक काल में जितनी दौलत इन्होंने कमा ली, जितना रुतबा, जितना कंट्रोल इन्होंने कमा लिया, उस वजह से ये आज एक बहुत ही आनंद की स्थिति में रहते हैं। लेकिन बात यह है कि आज विकासशील देश इनके आधिपत्य को स्वीकारने को तैयार नहीं है। वो कहते हैं आप केवल अपना विचार देखते हैं, हमारा नहीं देखते। फिर यूएसएसआर के विभाजन को बाल्कनाइजेशन कहेंगे? आप बिल्कुल कह सकते हैं, भाई टूट गया, है ना। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं यूएसएसआर पहले विखंडित हो गया था। ठीक है, तो ये आपके लिए हो गया। ठीक है, यहां तक क्लियर? एक काम देना है मुझे आप लोगों को, काम करेंगे मेरा? क्या काम दूं? काम देता हूं आपको। ये सागर दिखाई दे रहा, बाल्टिक सागर, ये छोड़िए, बाल्टिक सागर छोड़, अफ्रीका और यूरोप के बीच में एक जल संधि है। क्या नाम है इस जल संधि का? कितने लोग बताएंगे? जल संधि का नाम बताएंगे? सर मैप में अच्छे से पता नहीं चल रहा है। भाई एक बात बताओ यार, शिक्षक ने 1 2 3 4 5 लिख के दे दिया, शिक्षक ने देख लिया उस एटलस में भी लिखा हुआ है, तो क्यों मजाक बना रहे हो? आप एक बात बताइए, सभी बच्चे बताइए, क्लास कितने बजे शुरू होनी थी? 6 बजे। मेरी क्लास लेट तो नहीं होती है ना, 6 बजे शुरू हो जाती है। 6:50 हो रहे हैं, 6:50 हो रहे हैं। 50 मिनट में शिक्षक ने आपको चित्र बनाना सिखाया। शिक्षक ने गिनती कर दी, 1 2 3 4 5 6 7 8, 7 तक। फिर शिक्षक ने यहां चित्र बनाया, फिर शिक्षक ने उसको खोला, किताब को खोला, जिसमें एक छात्र ने भद्दा मजाक किया कि मुझे तो पेज भी नहीं मिल रहा। शिक्षक का भी, क्लास का भी, सबका अपमान करते हुए हम कहते जी हमें तो पेज नहीं मिल रहा। भाई पेज ना देखो, तुम फिल्म देखो, तुम कहां पर हो। उसके बाद शिक्षक ने भौतिक मानचित्र खोला, जिसमें ये दिखाया बच्चों, ये है जूता, ये जूता है, और जूते के आगे क्या है? ये एक प्रायद्वीप है। और उसके बाद ये भी दिखाया, शिक्षक ने रोक के दिखाया। 50 मिनट हो चुके हैं बच्चों। उसके बाद कोई कह रहा है कि मानचित्र में मिल नहीं रहा। अब ये बात बताइए, और मैं पूछना चाहता हूँ, यहाँ पे बहुत से बच्चे, हजारों बच्चे, आप सब चैट पढ़ते हैं, कुछ लोग ये भी गुस्ताखी करते हैं, इतना तेज चले जाते हैं, हमको कुछ नहीं मिलता। अब बताइए 50 मिनट में 7 चीजें ढूंढना आफ्टर चित्र, क्या ये नाइंसाफी है? मैं क्लास यहीं रोक देता हूँ, मैं खत्म कर देता हूँ क्लास, कोई टेंशन नहीं। आपके पास फिजिकल मानचित्र, इसमें क्या गलती है बताइए? 50 मिनट आप सब यहाँ पर है, 50 मिनट है, 50 मिनट में यहाँ पर सब बना हुआ है, और ये कह रहे हैं कि हमें मिल नहीं रहा है। और उसके बाद लिखेंगे कि हमको कैसे बनवाओ, पहले लिखवाओ इनको एक एक करके, और फिर हम वो करें। देखो यार, बेशर्मी, बदतमीजी शिक्षक को शोभा नहीं देती। ठीक है, और मैं कहना चाहता हूं, अगर आप सीरियस हैं तो ये मजाक करना बंद करिए। 50 मिनट में अगर शिक्षक ये चित्र आपके सामने बनाए, आपसे भी बनवाए, और आप नहीं ढूंढ पा रहे हैं, और फिर क्या गाना गाएंगे? सर मैं बिगनर हूं। क्या बिगनर की आंख नहीं होती बच्चों? क्या बिगनर की आंख नहीं होती? क्या बिगनर, आज 15वीं क्लास आ गई है, वो उसको बार बार देखने की आदत नहीं हो जाएगी?
और अगर आप बिगिनर हैं और सच में आपके सपने में दम है, तो क्या आप क्लास के बाद एटलस से थोड़ी दोस्ती करना चाहेंगे? ये अंतिम बार है, अंश मात्र भी इज्जत दे रहा हूं इसको कि सर हमको मिल नहीं रहा है। अंतिम बार है भाई, 50 मिनट में अगर 7 एंट्री नहीं ढूंढ सकते तो लिखने से पहले सोचिएगा, लिखने से पहले सोचिएगा। एक चंपक अभी बोलेगा, सर पहले भारत भूगोल समझाते ना तब मुझे समझ में आता, ना पहले ग्लूकोज की नली लगा देते हाथ में तब समझ में आता। एक बात बताइए, एक बात बताइए, जहां आप और मैं भारत को ले जाने का सपना